प्यारे किसान भाइयों, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई सेंटर बठिंडा से। तो आज हम बात करेंगे पशुओं की एक और बीमारी के बारे में, जिसको हम लोग टेटनस बोलते हैं या इसको हम धुनकबा बोल देते हैं। और बेसिकली ये देखा गया, ये धुनकबा वाली बीमारी या टेटनस की बीमारी ये दुनिया के सभी हिस्सों में पाई जाती है और दुनिया में सभी प्रकार के पशुओं में, डोमेस्टिक एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सभी में ये बीमारी अक्सर पाई जाती है। और इस बीमारी का बेसिक कारण क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से होती है या कीटाणुओं से होती है। नॉर्मली इस बीमारी के कीटाणु जब जो इन्फेक्टेड पशु होते हैं जिसको ये बीमारी होती है, उसके गोबर के जरिए ये कीटाणु बाहर निकलते हैं। जहाँ पे ये गोबर गिरता है या जिस धरती में गोबर गिरता है, ये कीटाणु उस धरती की मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के उपरांत इसके चारों तरफ एक नई दीवार सी बन जाती है और इसको हम लोग स्पोर्स बोल देते हैं। ये स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके आसपास स्पोर्स बन जाते हैं। जब मिट्टी में इस बीमारी के जरासीम स्पोर्स के रूप में रहते हैं तो इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता। जितना मर्जी एनवायरमेंटल टेम्परेचर में गर्मी आ जाए या एनवायरमेंटल टेम्परेचर में ठंड आ जाए या इसको जिस मर्जी डिसइंफेक्टेंट से हम लोग ट्रीट करें, ये स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म मरते नहीं हैं। तो ज़मीन के भीतर ये कई कई सालों तक जीवित रहते हैं। जब कभी किसी भी पशु के उसके पैरों में जख्म होता है या शरीर के कुछ हिस्सों में जख्म होता है, अगर उस जख्म के साथ ये स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म उसके कांटेक्ट में आ जाएं, तब उन जख्मों के थ्रू ये उसकी पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं। जैसे घोड़ों में नॉर्मल देखा गया है, घोड़ों के में ये हमेशा उसके जो पैरों में खुर होते हैं, खुर में जो जख्म होती हैं, उसके जरिए ये आगे जाते हैं। इसी तरह हमारे गायों और भैंसों में जब इन पशुओं की पार्चुरेशन होती है, पार्चुरेशन के वक्त कई बार वजाइना में कोई ना कोई इंजरी हो जाती है और इंजरी की वजह से ये जो अपने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस इंजरी के जरा से अंदर चले जाते हैं। इसी तरह छोटे कट्टियों और बच्चियों में जब वो पैदा होती हैं तो उनका जो नेवल कॉर्ड, जिसको हम धुन बोल देते हैं, वो कट जाती है और कटने से वो जो उसका बॉडी का हिस्सा वो शरीर के ज़मीन के नीचे ज़मीनी मिट्टी के साथ लगता है, तो उसमें भी कई बार इन्फेक्शन होती है। इसलिए कट्टियों और बच्चियों में आम तौर के देखा है बचपन के बाद कुछ दिनों के बाद उनमें भी ये धुनक की बीमारी अक्सर होती है। इसी तरह सूरों में जब हम लोग कास्ट्रेशन करते हैं, कास्ट्रेशन के वक्त जब जख्म होते हैं तो उनमें भी ये बीमारी उस जख्मों के राही आगे चलती है। तो इस तरह अलग अलग स्पीशीज में जब भी इस बीमारी की एंट्री होती है, ये हमारे हमेशा ही वहाँ पे जख्म बनने की हिस्ट्री पक्की होती है, क्योंकि इन जरासीमों की अंदर जो शरीर के अंदर एंट्री है वो हमेशा जरासीमों से, वो हमेशा जख्मों के जरिए होती है। जब जख्मों के जरिए ये जरासीम अंदर जाते हैं या स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म अंदर जाते हैं, जिस जगह पे ये अंदर जाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी सोज होती है और सोज के बाद ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अंदर जाके शरीर के अंदर इनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है, इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। और जब जर्मिनेशन शुरू होती है तब ये खून के जरिए ये ट्रैवल नहीं करते, ये रादर एक नर्व्स के जरिए, सफ़ेद नारों के जरिए उस जगह से दिमाग तक पहुँचते हैं। और जब दिमाग में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके ये टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, एक जहरीला मादा पैदा करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स या टेटनोस्पाज्म उसका नाम है, या टेट्रोलाइसिन उसको बोलते हैं। जब ये न्यूरोटॉक्सिन्स ब्रेन के भीतर जाते हैं तब पशु में इस बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं। तो इस बीमारी में कौन से लक्षण आते हैं, कैसे लक्षण आते हैं, ये जानना आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब ये न्यूरोटॉक्सिन्स दिमाग के भीतर पैदा होते हैं, इस न्यूरोटॉक्सिन से शरीर के सारे मसल्स, टोटल सारे शरीर के सारे मसलों में स्टिफनेस, अकड़ेवा आने लगता है। सारे मसल इसके आकड़ जाते हैं। सबसे पहले जो मसल्स आकड़ते हैं, हमने देखा जो आपके मुंह के मसल्स हैं, पशु के मुंह के मसल्स में सबसे पहले अकड़ेवा आता है।
जब मुंह के मसल्स में अकड़ेमा आता क्या होता है, पशु नीचे उठ के अपने भोजन को उठा के अंदर लेके नहीं जा पाता। अगर वो थोड़ा सा अंदर ले भी जाए तो उसके गल के जरिए ये खाना अंदर नहीं जाता, ये बीच में ही खाना अटक जाता है। तो ऐसे में पशु को खाने पीने की परेशानी आती है, पशु कुछ खा पी नहीं सकता। तो उसके बाद क्या होता है, जो जबड़ा होता है पशु का, ये नीचे वाला जबड़ा, ये हमेशा हिलता है। अगर नीचे वाला जबड़ा हिलता है तो पशु उगाली करता है या पशु खाने को चबाता है। जब उसके जबड़े की ही स्टिफनेस आ जाती है, उसमें अकड़ेमा आ जाता है, ये पशु अपने जबड़े को खोल नहीं पाता। अगर जबड़ा खुल गया तो जबड़ा मुड़ के बंद नहीं हो पाता। इस कंडीशन को हम लॉक जा कंडीशन बोलते हैं, जबड़े का ताला लग जाना। और इस बीमारी में सबसे पहला लक्षण जो आप लोगों को देखने में मिलेगा, उस पशु के लॉक जास को, जबड़े को ताला लग जाएगा। उसका ना तो मुंह खुलेगा, ना वो कोई चीज़ उठा पाएगा, ना वो चीज़ अंदर लेके जा पाएगा, और पशु बिल्कुल ऑफ फीड हो जाता, खाना बिल्कुल खा नहीं पाता, और दिनों दिन पशु कमज़ोर होने लगता है खाना ना खाने की वजह से। दूसरी बात अगर आती है उसके अगले मसल्स को देखो, फिर उसके पिछली टांगों में ये मसल्स की स्टिफनेस आती है या मसल्स का अकड़ेमा आता है। जब पिछली टांगों में मसल्स का अकड़ेमा आता है तो वो पशु तुरने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाता है, तुरने में उसको दिक्कत आती है। जैसे जैसे ये अकड़ेमा उसकी टांगों में बढ़ता है तो आप देखोगे उसको अपने टांगों के जरिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, वो आगे एक कदम ले नहीं पाता। जब उसकी चारों टांगें बिल्कुल अकड़ जाती हैं तो आप उसको देखोगे उसकी पिछली टांगों पिछली की तरफ ऐसी होंगी और अगली टांगें आगे की तरफ ऐसी होंगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, लक्कड़ का पशु। वो पशु लक्कड़ जैसा बन जाता है, वो आगे न मूव कर सकता है ना पीछे मूव कर सकता है। जब वो मूव कर गया समूचा सारा के सारा मूव करेगा, जैसे हम लोगों को लक्कड़ का खिलौना मूव करना पड़ता है। इसको हम वुडन हॉर्स भी बोल देते हैं या लक्कड़ का खिलौना बोल देते हैं। वे पशु आगे पीछे ऐसे मूव नहीं कर पाता। उसके बाद आप लोग देखोगे इसकी जो पूंछ होती है, पशु की पूंछ, ये भी बिल्कुल अकड़ जाती है। पूंछ जहाँ से शुरू होती है पहले सीधी, फिर यहाँ पे जाके ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ये पूंछ इसकी वैसे ऐसे बिल्कुल लमकती ना ऐसे हिलती है, ये पहले सीधी होती है फिर टेढ़ी ऐसे जाती है और बिल्कुल अकड़ी रहती है। पूंछ का अकड़ेमा भी इसमें आता है। अगली बात आती है जब इसके पेट का या इस बॉडी वाले पार्ट का अकड़ेमा आता है, इसका जो अकड़ेमा आता है तो क्या होता है, पशु को खाना पीना कुछ आता पहले खा नहीं पाता तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है। इस बीमारी में हमेशा अक्सर देखा गया कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि ये मसल्स काम नहीं करते। जब हम लोगों को इंटेस्टाइनल मसल्स या अब्डोमिनल मसल्स काम नहीं करते तो उसमें कॉन्स्टिपेशन आती है। जब कॉन्स्टिपेशन आती है तो गोहा बहुत करड़ा होके बहुत कम आता है, तो उसमें कई बार ब्लोट की प्रॉब्लम, उसमें अफारे की प्रॉब्लम भी साथ में आती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से आती है। तो ऐसे लक्षण आते हैं। लेकिन एक और जो सबसे कॉमन लक्षण है जो बहुत आप लोगों को देखने में मिलेगा, इन बीमारी में पशु की जैसे दो आंखें होती हैं, एक तीसरी आंख, इस बीमारी का जो सबसे सेलिएंट फीचर क्या है, इसमें एक तीसरी आंख नजर आती है। वो तीसरी आंख क्या होती है, जब आप पशु के फेस पे ऊपर ऐसे या इस आंख के नीचे इस जगह पे इसकी टैपिंग करोगे तो इसके भीतर से एक और लाल सा मांस निकलेगा, मांस इधर आएगा और फिर पीछे हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं तीसरी आंख। इस बीमारी के सभी पेशेंट्स में तीसरी आंख की जो विजिबिलिटी है, ये इसका कन्फर्मेटरी साइन है। ये साइन और किसी बीमारी में नहीं होता, ये केवल टेटनस की बीमारी में होता है। जब भी आप लोग इसके यहाँ पे ऐसे टैपिंग करोगे, अंदर से मांस निकलेगा, लाल रंग का मांस इधर आएगा फिर पीछे हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोलैप्स ऑफ थर्ड आईलिड, तीसरी आंख का अपीयर होना। यह इस बीमारी का सबसे कॉमन सिम्टम है। लेकिन जब पशु सारा घोड़े का सारा पशु अकड़ जाता है, खाना कॉन्स्टिपेशन उसको हो जाती है, उसके साथ साथ मसल्स के साथ साथ उसकी स्पाज्म्स आती हैं। मसल्स का अकड़ा हो जाना, फिर मसल्स में ट्रेमर, मसल्स का कांपना, ये भी उस स्टिफनेस के साथ साथ मसल्स के कांपते हैं। मसल्स के कांपने से जब पशु आगे जा नहीं सकता, पीछे जा नहीं पाता, तो वो पशु गिर जाता है।
गिरने के बाद उसकी स्पाज्म का मतलब लातों का मारना, कन्वल्शंस एंड स्पाज्म्स वो उसकी शुरू हो जाती हैं, जिसको रुकने का नाम नहीं लेती। तो उसके कुछ ही घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, 1 2 3 4 दिनों के बाद ये उसके जो मसल्स होते हैं आपके सांस लेने वाले, ये मसल्स भी जाम हो जाते हैं, सांस ना आने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और नॉर्मली प्राय अक्सर देखा गया है इस बीमारी में अगर हम लोग इसको मौके पे चेक भी कर लें, पशुओं में ये इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा पड़ता है और इसमें हम लोगों को काफ़ी लंबा इलाज करना पड़ता है। कई पशुओं में इसके इलाज के कई हफ्ते लग जाते हैं और कई केसों में पूरी रिकवरी के लिए महीनों भी लग जाते हैं और बहुत महंगा इलाज पड़ता है। इसलिए नॉर्मली देखा गया है कि टेटनस की बीमारी जब पशु में आती है तो उसमें इसका जो प्रोग्नोसिस है, जो इसका आखिर है, वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसकी प्रॉपर से ट्रीटमेंट करें तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी ये भी आप लोगों को समझना होगा। सबसे पहले जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इस बीमारी में, पहली बात जिस जरासीमों को मारने के लिए, ये ग्राम पॉजिटिव जरासीम हैं, इसको मारने के लिए हम लोगों को पेनिसिलिन यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन पेनिसिलिन की हमें बहुत हाई डोजेज यूज़ करनी पड़ती है। हाई डोजेस का मतलब कम से कम 80 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स सुबह शाम बड़े पशु में, अडल्ट पशु में ये देनी पड़ती है। पेनिसिलिन 80 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2 डेज। उसके बाद हम इसकी डोज रिड्यूस कर देते हैं 40 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स सुबह, 40 लाख शाम को और कम से कम 3 से 4-5 दिन के लिए। तकरीबन 5 दिन ये पेनिसिलिन थेरेपी देने से जितने भी बीमारी के जरासीम हैं वो सारे मर जाते हैं, बीमारी के जरासीम नहीं रहते। लेकिन बेसिकली इस बीमारी में जो मरने का कारण है बीमारी के जरासीम नहीं हैं। बीमारी के जरासीम जो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जिसको हम लोगों ने न्यूरोटॉक्सिन्स बोला था, न्यूरोटॉक्सिन्स पैदा होने की वजह से पशु की मौत होती है। तो दूसरा काम हम लोगों को क्या करना है, जितने टॉक्सिन्स उस पशु के शरीर में पैदा हो चुके हैं उस जरासीमों से मारने से पहले हम लोगों को उस सारे टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। उसकी न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए टेटनस एंटी सीरम, क्या बोलते हैं उसको, टेटनस एंटी सीरम की अवेलेबिलिटी होती है। हम लोगों को कम से कम 3 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स इस टेटनस एंटी सीरम के 12-12 घंटों के बाद देने पड़ते हैं। जैसे जैसे उसकी सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आती है, जैसे जैसे उसमें ये न्यूरोटॉक्सिन्स खत्म होते हैं, वैसे वैसे उसके सिम्टम्स में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जब न्यूरोटॉक्सिन्स खत्म हो जाएंगे, उसके जो मसल्स की स्टिफनेस कम होने लगेगी, उसकी कॉन्स्टिपेशन कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे सुधार आता है या जब पूरा सुधार आ जाता है, तब हम लोग ये एंटीटॉक्सिन या एंटी सीरम देना बंद कर देते हैं। तीसरी बात, मैंने आपको, मसल्स की स्टिफनेस आती है, मसल्स बहुत अकड़ जाते हैं, उसमें स्पाज्म्स आती हैं। तो हम लोगों को ऐसे केसेस में उस मसल्स की स्टिफनेस को भी कम करना है, जिसमें हम लोग नॉर्मली मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं जो मसल्स को रिलैक्स करें। मसल रिलैक्सेंट्स के लिए पशुओं में जो हम दवाई दी जाती है नॉर्मली, उसको हम क्लोराल हाइड्रास बोलते हैं। क्लोराल हाइड्रास, उसका 6% सोल्यूशन बना के वो इंट्रावीनस दिया जाता है। क्लोराल हाइड्रास बेसिकली एक पाउडर है, 100 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर में 6 ग्राम डाल के वो 6% बन जाता है और उसको हम लोग इंट्रावीनस देते हैं। पर उस मेडिसिन देने से पहले उसकी डोज हम लोगों को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी। ये डॉक्टर को ही एडवाइस के मुताबिक या उसके कहने के मुताबिक जो जैसे वो करते हैं, हम लोगों को, आप लोगों को उस पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसकी हाई डोज दे ये पशु के लिए वैसे भी रिस्की हो जाती है। इसलिए मसल रिलैक्सेंट्स को हम लोग हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही देते हैं। तीसरी बात आती है, कुछ और भी दवाइयां हैं जो मसल रिलैक्सेंट्स का काम करती हैं, जैसे क्लोरोप्रोमाजीन हो गया, ये इंजेक्शन के रूप में आते हैं, ये इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं। ये 3 तो आप लोगों की इसका ट्रीटमेंट की दवाइयां होगी। नंबर 1 पेनिसिलिन थेरेपी, नंबर 2 टेटनस एंटी सीरम, नंबर 3 मसल रिलैक्सेंट्स। चौथी बात जो इसमें ज़रूरी हो जाती है, ऐसे पशु को जब हम लोगों को पता चलता है कि इसको टेटनस की बीमारी के लक्षण दिखने लगे हैं, क्योंकि ये जो तीसरी आईलेट दिखती है ये पहले चंद ही दिनों में, 3-4 दिनों में ये दिखने लगती है,
तब तक पशु प्रॉपर से तो मूव नहीं कर पाता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मूव कर पाता है। तो ऐसी स्टेज में जब हम लोग इसको डायग्नोस कर लेते हैं तो ऐसे पशु को हम किसी ऐसे कमरे में, जो कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो, उसके नीचे अच्छा सा बेडिंग मटेरियल हो, बेडिंग मटेरियल यानी कि तूड़ी या उसके नीचे पुराली या काफ़ी मोटी तय बिछी हुई हो, ताकि जब पशु लंबा पड़ जाता है तो उसकी वो बार बार लाते मारता है, उसको चोट कम से कम लगे और उसको आराम मिले। जितना अंधेरा होगा उतने सिम्टम, इसके लक्षण कम आएंगे, उसकी रिकवरी जल्दी होगी। और साथ ही ऐसे कमरे में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं चाहिए, कोई शोर शराबा नहीं हुई है। जितना शोर शराबा होगा उतनी पशु में स्पाज्म्स कम आएंगी। तो पशु को हम ऐसे किसी एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे अच्छा बेडिंग मटेरियल हो, बिल्कुल अंधेरा हो और बिल्कुल शोर ना हो, ताकि पशु को स्पाज्म्स कम रहें, उसकी डिस्टर्बेंस कम रहे, उसकी रिकवरी जल्दी होती जाए। और कई बार तो हम लोग रिकवरी के दरमियान पशु को स्लिंग्स, उसको सपोर्ट देके हम लोग खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा पशु 5, 6, 7 दिन के लिए ज़मीन के ऊपर लंबा पड़ा रहता है तो उसके जितने भी मसल्स हैं, जो उसका मांस वाला पार्ट है बॉडी का, उसमें नक्रोसिस आ जाती है। नक्रोसिस आने के बाद पशु को उठ पाना असंभव हो जाता है। इसलिए ऐसे पशु को हम लोग स्लिंग्स के ऊपर खड़ा करते हैं ताकि उसमें उसको कोई परेशानी ना हो। तो इसके बाद हमने इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना है। किसी भी डोमेस्टिक एनिमल में जब हम लोगों को कोई भी जख्म की हिस्ट्री मिलती है, यहाँ पे जख्म होते हैं, उस बीमारी को रोकने के लिए जख्मों के होने के उसी वक्त जो इस बीमारी की वैक्सीनेशन है, आप सभी लोगों ने ये लगवाई यूज़ की होगी, क्योंकि जब भी हम लोगों को कोई चोट आती है या घर में इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर टेटनस का टीका लगाते हैं। वो इसकी वैक्सीनेशन है जिसको हम टेटनस टॉक्सॉइड बोलते हैं। अभी हम लोगों को जख्म होते सार ही टेटनस टॉक्सॉइड यूज़ कर लेनी चाहिए। टेटनस टॉक्सॉइड देने से 7 से 10 दिन में पशु में इम्यूनिटी आ जाती है, इस बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी और सावधानी बरतें तो कई अच्छे डॉक्टर्स, स्पेशली इन केस ऑफ हॉर्सेस, पशुओं में सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिविटी है वो घोड़ों की है बाकी पशुओं के बनिस्बत। घोड़ों में ये न्यूरोटॉक्सिन्स ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये ज़्यादा तीखे लक्षण पैदा करते हैं। तो जब घोड़ों में हम वैक्सीन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग केवल टेटनस टॉक्सॉइड नहीं देते, टेटनस टॉक्सॉइड के साथ साथ हम लोग टेटनस एंटी सीरम भी साथ में देते हैं। और उसकी जो डोज बनती है 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स बनती है बीमारी होने से पहले, एज प्रोफिलैक्टिक। 3 लाख हम डोज, उसकी डोज बनती है बीमारी होने के बाद, लेकिन बीमारी होने से पहले कितनी डोज बनती है? 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स वो सबगट दी जाती है। तो कई बार घोड़ों के केस में हम लोग टेटनस टॉक्सॉइड प्लस टेटनस एंटीटॉक्सिन या टेटनस एंटी सीरम साथ में यूज़ करते हैं। इन दोनों के इकट्ठा देने से पशु की इम्यूनिटी लंबे समय के लिए चलती है। लेकिन एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने चाहे अपने पशुओं की इस टेटनस के अगेंस्ट टेटनस टॉक्सॉइड का टीका लगा दिया हो, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करता। अगर आपको टीका लगवाए हुए 6 महीने हो गए हैं और 6 महीनों के बाद दोबारा उसको जख्म हो जाता है तो आप लोगों को दोबारा फिर ये ट्रीटमेंट रिपीट करनी पड़ती है। इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं है, इट इज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस बात को समझ लीजिए, ये लंबे समय के लिए इसकी इम्यूनिटी आती है पर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं आती। इसलिए अगर 6 महीने हो गए, 6 महीनों के बाद आप लोगों को ये सारी वैक्सीन रिपीट करनी पड़ती है। तो अगर हम लोगों ने वैक्सीन एट द टाइम ऑफ इंजरी या किसी जख्म के होने के वक्त लगा दी तो फिर वो ऐसे पशु हमारे इस बीमारी से बचे रहते हैं। और अब सभी स्टूडेंट्स को ये बेनती करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन इस बीमारी के बारे में है, आप लोग इसके बारे में पूछ सकते हो। सर, जैसे टेटनस संबंधी जब किसी पशु में इसका लक्षण पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है सर, तो वो अपना चारा पानी सब छोड़ देता है, वो जो है ज़मीन पे लेट जाता है। तो सर उसकी शरीर में पूरा अकड़न आ जाता है, दोनों आगे के पैर मुंह की तरफ हो जाते हैं, पीछे का पैर पूरा पीछे सिस्टम हो जाता है उसका। तो सर इसमें जब चारा पानी छोड़ देता है हम लोग उसमें जैसे आईवी के जरिए कार्बोराल या फिर माइफेक्स के
मतलब बॉटल में फिर मतलब इंजेक्शन हम लोग न्यूरो संबंधित इंजेक्ट कर सकते हैं सर? हाँ, नहीं किसान भाइयों, ऐसे है जैसे मैंने आपको बताया, जब ये बीमारी आती है ना तो ये पशु कुछ उठा पाता है, ना कुछ खा पाता है, ना अंदर लेके जा सकता है। जब किसी के अंदर कोई खाना जाता ही नहीं तो पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। लेकिन इसमें जो अच्छे पशु हैं, स्पेशली इन केस ऑफ हॉर्सेस, हम लोग क्या करते हैं, इसके मुंह में पाइप डाल के हम इसको खाना लिक्विड रूप में पाइप के जरिए देते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें, इसमें हम लोग ग्लूकोज ज़्यादा नहीं देते, लेकिन जब खाना ही हम लोगों ने पाइप के जरिए उसके पेट में डाल दिया तो उसका काम चल जाता है। खाने की डेफिशिएंसी तो पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें जो न्यूरोस्टिमुलेंट्स हैं वो इतना काम नहीं करते, क्योंकि जो न्यूरोस्टिमुलेंट्स देने से वो जो नर्व्स हैं वो तो एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों को जहाँ ट्रीटमेंट उसका नहीं करना, हम लोगों को ट्रीटमेंट जहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन्स का करना है। जो टॉक्सिन्स की, इसकी में जो डेथ होती है टॉक्सिन्स की वजह से होती है, इसमें नर्व्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टॉक्सिन्स आते हैं, टॉक्सिन्स की वजह से डेथ होती है। हम लोगों को टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो ट्रीटमेंट अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिसमें मैंने आपको एंटी टेटनस सीरम की बात की है। जी ओके। पशु जो है इस बीमारी के लक्षण से जब पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है, उसकी आँख पे एक लाल कलर की लेयर आ जाती है और वो अपना इधर उधर घुमाता रहता है। तो सर जैसे इतना लक्षण प्रभावित हो जाने के बाद क्या हम लोग पशु के इलाज के दौरान मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है? किसान भाइयों, ऐसे है, जब ये बीमारी का ये लक्षण आता है जिसको हम तीसरी आँख बोलते हैं, ये तीसरी आँख का कोई स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं होता। हम लोगों को उस बीमारी के जरासीमों को मारने से लेके उस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो तीसरी आँख का अपीयर होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये उस बीमारी का एक लक्षण है जो आता है, लेकिन जो ही बीमारी की रिकवरी होती है तब इसकी तीसरी आँख अपीयर होनी धीरे धीरे कम हो जाती है और बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जी सर, जैसे सर मतलब टेटनस के लक्षण से पशु पूरी तरह से प्रभावित है और वो सर गर्भावस्था में है, तो गर्भावस्था में जैसे सर गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर गर्भपात सेफ रहता है उसका? नहीं किसान भाइयों, इसमें ऐसे है, देखो जब पशु कुछ खाता ही नहीं है और ये बीमारी मैंने आपको बोला लंबे समय के लिए चलती है, ठीक है ना। कई बार पशुओं की रिकवरी होने में 10 से 12 दिन, कई बार 15-20 दिन भी लग जाते हैं। जब पशुओं की रिकवरी पूरी नहीं होती और खान पीन कम हो जाता है, तो खान पीन कम होने की वजह से पशु में बिल्कुल कमज़ोरी आ जाती है। तो कई पशु कमज़ोरी की वजह से बच्चा गिरा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक ऐसा रीज़न नहीं या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जिसके कारण वो बच्चा गिरा दे। लेकिन कमज़ोरी के कारण बच्चा गिरने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं कि 100% उसमें पक्की होगी, ऐसा कभी नहीं होता। कभी सर जैसे किसान के घर पे किसी पशु को टेटनस का लक्षण पूरी तरीके से प्रभावित हो जाने के बाद पशु जब ज़मीन पर लेट जाता है तो सर उसके टेम्परेचर जो है लक्षण से पूरी तरीके से प्रभावित होने के बाद सर लो हो जाता है या सर हाई टेम्परेचर रहता है? ये किसान भाइयों ऐसे है, जब ये टेटनस की बीमारी शुरू होती है तब तकरीबन पशु की ईटिंग फीडिंग 2-3 दिन चलती है। 2-3 दिन के बाद इसकी ईटिंग फीडिंग, जब मसल्स की स्टिफनेस आती है, ईटिंग फीडिंग कम हो जाती है। शुरू में इस बीमारी में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन नॉर्मल भी नहीं होता, 101 या 102 इतना सा टेम्परेचर रहता है। इट इज़ ए वेरी वेरी माइल्ड टेम्परेचर। पर जो बीमारी बढ़ती है, स्टिफनेस पशु की बढ़ती है, पशु गिर जाता है, टॉक्सिन्स का अंदर इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मृत्यु से कुछ 1-2 दिन पहले इसमें बॉडी का टेम्परेचर 107 तक राइज भी कर जाता है। उस समय इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। तो जब 107 टेम्परेचर हो जाता है, ये हम लोगों को एक इंडिकेशन है कि ये पशु अब हमसे, हमारी कंट्रोल से बाहर हो गया है, तो उस वक्त पशु की मृत्यु होती है। सो इसमें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है अर्ली स्टेजेस में, इसका टेम्परेचर 102 या मैक्सिमम 102.5 इतना माइल्ड टेम्परेचर रहता है। लेकिन बिफोर डेथ इसका टेम्परेचर एकदम शूट कर जाता है, इट रीचेस अप टू 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे सर हम एआई करते हैं, तो अगर गाय में होगी तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं इंसान में भी, या जब मेटिंग कराते हैं बैल और गाय को तो उस टाइम वो ट्रांसफ़र हो सकती है? किसान भाइयों, जब ये टेटनस की बीमारी अगर किसी पशु में हो तो मैंने आपको 2 बातें बड़ी क्लियर कट बताई थी। इस बीमारी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इस बीमारी की जो एंट्री होती है, इट इज़ नॉट बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट।
जो इस बच्चे का पूछने का भाव है, क्या ये अगर हम उसकी मेटिंग करवाएं, क्या वो उस मेल को होगी कि नहीं होगी? वो उस मेल को बाई सेक्शुअल कॉन्टैक्ट नहीं होती। लेकिन दूसरी बात है, अगर हम लोग इंसेमिनेशन करें तो इंसेमिनेशन करने के वक्त भी हम लोगों के ऊपर ग्लव्स चढ़े होते हैं, हम लोगों को इसका कॉन्टैक्ट से इसकी इन्फेक्शन नहीं होती। लेकिन होती कब है? मैंने आपको क्या बोला था, इस बीमारी के जरासीम पशु के केवल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, पशु के केवल इंटेस्टाइन्स में होते हैं, उसके गोबर में आते हैं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई जख्म है और आप लोगों ने उसके गोबर वाली जगह में रेक्टम में हाथ नंगा डाल लिया, तब आपके अंदर वो बैक्टीरिया जा सकते हैं, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल एक्टिव स्टेज में होते हैं, प्रोवाइडेड कि उसको अगर ये टेटनस की बीमारी हो तो। लेकिन नॉर्मली इस बैक्टीरिया की एंट्री हमेशा सॉइल के जरिए, भूमि से, सॉइल से कांटेक्ट में होती है, जिस सॉइल्स में ये स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन इस बात को इग्नोर हम लोग नहीं कर पाते कि अगर आपके हाथ में जख्म है, आगे से पशु को टेटनस हुई है, ऐसी कंडीशन कभी आती नहीं है, जब टेटनस की बीमारी होगी तब आप लोग उसकी एज कर ही नहीं पाओगे। और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये बीमारी आई हो, 2-3 दिन में सारे मसल्स अकड़ जाते हैं, बंदे को खुद ही मेरे बीमार पशु को एज करवाएगा नहीं। पर फिर भी अगर आप लोगों ने गलती से कभी ऐसा कर लिया, नंगे हाथ रेक्टम में डाल लिए, तो उसमें बीमारी होने का भय बन जाता है।